बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, ईरान की रिटेलिएशन के बाद अमेरिका की जंग खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसलों को दुनिया पागलपन की तरह देख रही है और इसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक मिथ तोड़ दी है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल ईरान ने एक और मिथ तोड़ी थी कि इसराइल के ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता और वहाँ कोई आयरन डोम नाम की कोई बहुत बड़ी कोई बला है और उसको कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसको कोई भी बम या मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकता। हम ये बात जो है वो कई सालों से सुनते चले आ रहे थे, पूरी दुनिया इसमें बिलीव करती थी, लेकिन ईरान ने ख़ास तरीके से वहाँ पे बम मारे, ड्रोन्स मारे। वो तरीक़ाकार ये है कि ये स्लो और तेज़ रफ्तार हथियारों को इकट्ठा भेजते हैं। यानी पहले स्लो रफ्तार जो बहुत कम रफ्तार है जिनकी हथियारों की, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको भेजते हैं। फिर उनके बीच में जब वो पहुँचने वाले होते हैं बिल्कुल करीब, फिर पीछे से तेज़ रफ्तार हथियारों को भेजते हैं। तो ये धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं और एक जंगी हिकमत अमली है। तो पहली मर्तबा हमने देखा कि आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइली शहरों में बम गिर रहे थे, तो ये एक मिथ टूट गई थी। अमेरिका को कोई नहीं मार सकता, अमेरिका की बेसेस या उसके बहरी जहाज़ या उसके एसेट्स महफूज हैं, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में जा सकता है। ये भी एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो बना हुआ था इमेज कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईरान ने वो भी तोड़ दी मिथ कि अमेरिका को भी मार पड़ती है, उसके फौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके ऊपर मिसाइल भी मारे जा सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के रेडार कम्युनिकेशन तबाह की जाए, उसके अड्डे तबाह किए जाएं और वो बमों को रोकने में या मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो। तो ये मिथ टूटने के बाद ना अमेरिका अपनी वक़्त खो रहा है। जो चाइनीज़ प्रोफेसर जियांग है, उन्होंने जो बात की वो ऐसा लगता है कि दुरुस्त साबित हो जाएगी अगले चंद महीनों में या ज़्यादा से ज़्यादा चंद सालों में, कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के ऊपर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कुछ वाक़यात हुए जिनकी वजह से बांधी। सबसे पहले जो एक चीज़ हुई है जो अमेरिका को हिलाकर रख देगी, वो अरब ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से। बरतानवी और अमरीकी अखबारात इसको लिख रहे हैं। ज़्यादातर अमरीकी अखबारात ने इसके ऊपर तहकीकात की हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि अरब ममालिक ने सरमायाकारी की है अमेरिका में और जो मुआहदे कर रखे हैं अमरीकी कंपनियों के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का सदर बनने के बाद सबसे पहले मिडल ईस्ट का एक दौरा किया था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपको याद होगा इन मुल्कों में गए थे और तब डोनाल्ड ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के वादे हुए थे, MOU साइन हुए थे, फिर मुआहदे भी हो गए थे बहुत सारे। तो ये पैसा अमेरिका की इकॉनमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा सकता था। अब अरब ममालिक का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाए तो ये तो अमेरिका को बहुत फ़ायदा है। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 4 अरब ममालिक में से 3 ऐसे हैं जो बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ मुअत्तल करने जा रहे हैं इस जंग के नतीजे में। यानी अरबों को ये प्रॉब्लम हो गया ना कि ये तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते। अमेरिका को पैसा क्यों देते थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे? इन्वेस्टमेंट अब चाइना में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मुनाफा भी बहुत है, लेबर भी सस्ती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेकर वहाँ क्यों जा रहे थे अमेरिका में? क्योंकि उसके बदले में अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। तो अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा अरबों के। अब वो ये सोच रहे हैं 4 में से 3 मुल्क, ये दावा किया गया है। 4 मुल्क कौन से? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। अब इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुआहदे मुअत्तल करने के बारे में सोच रहे हैं और वे कर लेंगे। ये इसके अंदर बताया गया कि बहुत इम्कान है कि वो ऐसा कर लेंगे। ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को हिला के रख देगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी इन चीज़ों को सामने रख के की है। अब देखते हैं। दूसरा, आपको याद है इंडोनेशिया के सदर ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की थी, जिसकी ऑडियो भी बाद में आ गई थी। यानी शहबाज शरीफ के बाद अगर किसी आदमी ने सबसे ज़्यादा नंबर कमाए हैं और कमाल किस्म की डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश की है तो वो इंडोनेशिया के सदर ने की है। अब वो इंडोनेशिया भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है और जो स्टेटमेंट आया इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वो स्टेटमेंट सुनने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखेबाज ही करार दे दिया है। यानी ट्रंप ने जनवरी 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बनाया जिसका मकसद गजा में अमन कायम करना था। इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ, फौजी भेजने का वादा किया और तजारती रियायतें भी दी। लेकिन मार्च 2026 में अमेरिका और इसराइल ने खुद ईरान पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में जंग भड़क उठी। इस पर इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बोर्ड ऑफ पीस की तमाम बातचीत मुअत्तल कर दी और सदर प्राबोवो ने कहा कि अगर ये बोर्ड फ़लस्तीनियों के लिए फ़ायदेमंद साबित ना हुआ तो इंडोनेशिया इससे निकल जाएगा। इंडोनेशिया का कहना है कि जो प्लेटफॉर्म अमन के नाम पर बना था
उसी के बानी ने नई जंग छेड़ दी है, यानी धोखा हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें कि इंडोनेशिया जो थोड़ा अरसा पहले तक उनका सदर जो है वो टका के जूते पॉलिश कर रहा था, अब वो खड़ा हो गया। और ये जुर्रत उसको कैसे आई? वो ईरान से आई। उसने देखा कि ईरान कुट रहे हैं अमेरिका नू, हम इनको क्या समझते थे, ये क्या निकल आए। उसके बाद उन्होंने ये भी देख लिया कि मिडल ईस्ट के लोग भी उनके खिलाफ हो रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कुछ लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका के लिए भी। जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक होश नहीं आई। पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये नहीं है ना, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका प्रॉब्लम कोई फॉरेन पॉलिसी या ये चीज़ें नहीं है, वो तो कोई भी हुकूमत होगी चला ही लेगी। असल प्रॉब्लम उनका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो गंद मार रहे हैं ना, वो असल उनका मसला है। जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अदलिया को यरगमाल कर दिया है, मीडिया को कंट्रोल कर दिया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, सियासी मुखालिफिन के साथ जो किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फौजी अदालतें बना के सजाएँ दे रही है, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो है इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए और सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान को दबाने के लिए पाकिस्तान सारा कुछ कर रहा है। जो मौजूदा रजीम है, इसका कोई उसूलों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो मुसल्लत टोला है वो अपने मफाद के लिए सारी पॉलिसी बना रहा है। एक और चीज़, ये तो हो गया इंडोनेशिया, पाकिस्तान को तो होश आनी नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमान मुल्कों को लड़ाने की भी एक कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। यानी सऊदी अरब ने खुद ईरान के हक में स्टेटमेंट दे दिया, यूएई ने भी कह दिया कि हम अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। बड़ी खुशाइंद बात है। जिन ममालिक को, यानी तुर्की को, आज़रबाईजान को, इराक को, यूएई को, कतर को, सऊदी अरब को, इन तमाम ममालिक को मिलाकर ईरान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ना अमेरिका को ना इसराइल को। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने में अमेरिका कामयाब हुआ, और वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों लड़ते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह। प्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में, और देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये प्यूटन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसे ही जंग करता है, ये पाबंदियाँ, ये हथियार बनाए पाबंदियाँ, ये वाला वेपन क्यों ले आए पाबंदियाँ, यहाँ पे आप क्यों आगे पाबंदियाँ। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियाँ लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती, जो मर्जी करता रहे। वो एक मुल्क का सदर ही उठा के ले गए बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इतला के मुताबिक ईरान में, और ये जेनोसाइड है, यानी नस्ल कुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये प्यूटन ने निशानदेही की है। अच्छा, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा जी पिछली कई दहाइयों में एटमी हमले का इतना खतरा नहीं था, या एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इतना खतरा नहीं था जितना खतरा अब है। ये स्टेटमेंट बहुत अहम है। देखिए, ईरान क्या एटमी धमाका कर सकता है? मैं एटमी हमले की बात नहीं कर रहा, एटमी तजर्बे यानी एटमी धमाके की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अब ईरान के पास पूरा जवाब मौजूद है। लेकिन अगर ईरान ने बार बार के हमलों से और लड़ाई से बचना है, तो उन्हें एक ऐसा हथियार अब चाहिए होगा जिससे इसराइल की बोलती बंद हो जाए। यानी अगर ईरान के पास एटम बम हो तो इसराइल कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, पटाखा भी नहीं चलाएगा। वो यही सोचेगा कि ये तो इनको मारने की आदत है ईरानियों को, ये तो मारते हैं आगे से, ये नूरा कुश्ती तो नहीं करते, ना ये इंतजार करते हैं, ना ये लिहाज करते हैं, तो ये एटम बम मार देंगे। लिहाजा जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, इसराइल की तरफ से उसको खैर हो जाएगी, और अमेरिकन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें सिर्फ कुछ मिसाइल चाहिए होंगे, जैसे शुमाली कोरिया के पास है। शुमाली कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, जो मर्जी करे। उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर दी अपने मुल्क के अंदर। शुमाली कोरिया को एक जेल बना के रख दिया, उस मुल्क से बाहर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे एक आदमी कोई हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ करे तो पूरा का पूरा खानदान उठाते हैं। वो अजीब किस्म का मुल्क है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटम बम है, मिसाइल है। तो ईरान को जो है वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और बहुत मुमकिन है कि ईरान कोई तजर्बा ऐसा कर दे आने वाले दिनों में जिसके बाद ये लड़ाई ना सिर्फ ख़त्म हो जाए बल्कि हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। फिर ट्रंप ने ना एक दावा किया था शुरू में, और ये अब आलमी सतह पे मीडिया पे छप रही हैं चीज़ें, यूरोप में ये चीज़ें बहुत छप रही हैं, कि ट्रंप ने पहले सबसे ना कुछ ममालिक को ये कहा था कि हम 4 दिन के अंदर ये जंग ख़त्म कर देंगे। ट्रंप का अंदाज़ा भी यही था। फिर बाद में कहा नहीं जी, हमें 4 हफ्ते लग जाएंगे।
اور اب پینٹاگون یہ بتا رہا ہے کہ اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ واقعی ایک دلدل بنتی جا رہی ہے امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے. اور قطر نے خبردار کیا ہے, قطر کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے کہا جی اگر یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے آبنائے ہرمز میں, اگر یہ صورتحال پرلونگ کر جاتی ہے 2-3 ہفتے, زیادہ ٹائم نہیں بتا رہے, اگر 2-3 ہفتے ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت دگنی ہو جائے گی. یعنی جو 68 پہ پرائس تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے, وہ $150 تک وہ کہہ رہے ہیں چلی جائے گی فی بیرل. اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا عالمی منڈی کو, اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ترقیاتی معاملات رک جائیں گے. ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. یہ بات قطر نے کہی ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے. برطانیہ, اٹلی, اسپین, فرانس, جرمنی اور ان سمیت بہت سارے اور ملک ہیں جو امریکہ کے بڑے شاندار اتحادی ہوا کرتے تھے, آنکھیں بند کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے اٹیک کرتے تھے دوسرے ملکوں پہ. کینیڈا بھی ایک ہے. ان ملکوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا, اپنے دماغ سے کام ہی نہیں لیا تھا. جیسے ہی امریکہ نے کہا ادھر اٹیک, یہ سارے ساتھ چلے جاتے تھے, ادھر اٹیک, یہ سارے ساتھ چلے جاتے تھے. عراق پہ اٹیک ہوا, شام پہ ہوا, افغانستان پہ ہوا, لیبیا پہ ہوا, یہ سارے ساتھ جاتے تھے, ہمیشہ جاتے تھے, کبھی سوال نہیں کیا انہوں نے. لیکن اب یہ ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی کا حصہ نہیں بن رہے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. وہ اس لڑائی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا غلط قدم سمجھ رہے ہیں. یعنی ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے اور پھر دھوکہ دے کر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. تو اب وہ کنٹرول امریکہ کا یورپ کے اوپر یا مغربی ان ممالک کے اوپر جو انکنڈیشنل سپورٹ کرتے تھے امریکہ کو, ان کے رجیم کو, ان کی کسی بھی حکومت کو, وہ اب امریکہ کو حاصل نہیں ہے سہولت. تو یہ والی سہولت اب میسر نہیں ہے, تو کمزور ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطی جو ہے یا وہ پاگل پن جو ہے, ایک جنگی جنون, کیونکہ دیکھیں نا ایک ملک کا صدر اٹھا لیا تو کانفیڈنس ہی کچھ اور ہو گیا اس کا. اس کو مار, اس کو کھینچ. شہباز شریف جیسے لوگوں نے وہ پالش کی, جدھر دیکھا سلوٹ مار دیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, کسی کو بھی چھیڑ سکتا ہوں. وہ اس چکر کے اندر جو ہے نا, حالانکہ ایران کو بہت مار پڑ رہی ہے. ایران کے اندر اتنی تباہی پھیلا دی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنی بمبارمنٹ انہوں نے جس طرح افغانستان پہ کی تھی یا جس طرح انہوں نے عراق کے اوپر کی ہے, اس سے زیادہ بمبارمنٹ ایران کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن چین آف کمانڈ ان کی نہیں ٹوٹ رہی اور وہ واپس جواب دے رہے ہیں. لیکن نا جو ایران نے آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی اب تک جو ہم نے ہتھیار چلائے ہیں یہ 2010 سے پہلے والے تھے. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ان کا. انہوں نے کہا 2010 سے پہلے والے ہتھیار ہم نے چلائے ہیں, اس کے بعد والے ہتھیار اب ہم چلانا شروع کر رہے ہیں, اور اب جدید ہتھیار آئیں گے جو ہم چلائیں گے. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا جی ہمارے بیلسٹک میزائلز ہیں کچھ, اور ہائپرسونک میزائلز ہیں, اور یہ بہتر ہیں, اہداف کے اوپر بہترین جاتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا امریکہ کے ساتھ. ٹرمپ کے لیے دعائیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ میں. وہ ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں بہت سارے ایسے مذہبی ٹائپ کے لوگ کھڑے ہیں, عورتیں اور بندے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھوں پہ, بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے نا وہ دعاؤں پہ آ گیا, اور امریکہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے اس کو مذہبی جنگ بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی اسرائیل کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے, وہ اس کو مذہبی جنگ کا رنگ دینا شروع ہو گئے. لیکن اب معاملہ شروع ہوا تھا جی ان کے پاس یہ والے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے, لیکن یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں. معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اب مذہبی جنگ پہ آ گیا. اگر تو آپ نے ہتھیار ختم کرنے تھے تو آپ اسکولوں پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسکول کے اوپر اٹیک امریکہ نے کیا تھا, اسرائیل نے نہیں کیا تھا, جس کے اوپر ایران میں بہت غم و غصہ ہے. ناظرین, جو سیٹلائٹ کمپنیاں ہیں بین الاقوامی, ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ جو فوٹیج ہے وہ جاری نہ کریں, تصاویر جاری نہ کریں. کیونکہ سیٹلائٹ والی تصاویر جب آتی ہیں تو ان کا کمپیریزن کر کے پتہ کر لیتے ہیں لوگ کہ امریکی اڈے کتنے پہلے تھے اور کتنے اب ہیں. یعنی کس حالت میں تھے اور اب کس حالت میں, ان کے ریڈار پہلے کس حالت میں تھے, اب کیسے ہیں, ان کے کمیونیکیشن سسٹم پہلے کیسے تھے, اب کیسے ہیں. تو سیٹلائٹ تصاویر بنانے والی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ جاری نہ کریں. بے شک اس میں ٹائم لے لیں, 3-4 دن کے بعد جاری کریں, لیکن فوری طور پہ جاری نہ کریں. اسرائیل بھی روک رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے, بہت سارا ملبہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس کی کوریج نہ کرے عالمی میڈیا. جبکہ ایران میں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی کر لیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اسرائیلی شہری, یہ 1 ہفتے کی لڑائی ہے جس کے اندر ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں. وہ نیچے بنکرز کے اندر ہیں, وہ نیچے سرنگوں کے اندر ہیں, زیر زمین جو ان کی پناہ گاہیں اس کے اندر ہے, اور وہ ذہنی مریض بن رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں, سارا دن وہاں سائرن بجتے رہتے ہیں. تو وہ ذہنی کوفت کا اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, ایک تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں. جبکہ ایرانی جن کی اتنی ساری شہادتیں ہو گئیں, وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں. وہ ایک جگہ پہ ایرانی احتجاج کرتے ہیں, وہاں دھماکے ہوئے اور وہ وہاں سے ہلے بھی نہیں, وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے ایبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے, حیدر کے نعرے لگانا شروع کر دیے. یہ نعرے انہیں طاقت دیتے ہیں. وہ آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ تناؤ کا اور بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ فوبیا میں مبتلا ہو جائے گی پوری کی پوری قوم, جو اسرائیل ان کے ساتھ کروا رہا ہے اس وقت.
नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। वो प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने कर्ज़े कितने ले लिए। वफाकी हुकूमत ने तबाही फेर दिया कर्ज़ों की। इनको नए जहाज़ चाहिए, अय्याशी चाहिए, उन जहाज़ों में अपनी नौकरानियाँ, अपनी बेटियाँ, उनके शौहर, उनके बच्चे, रिश्तेदार, लटरम पटरम सबको लेकर इनको जाना है, मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सब। इन्होंने अपनी लाइफ इंजॉय करनी है महंगे महंगे जहाज़ लेकर। और मज़े की बात यह है कि वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियां करने आएंगे, ये मेरा ख्वाब है। वो ख्वाब मरियम नवाज़ ने पूरा कर दिया। मरियम नवाज़ का जो जहाज़ है उसके गैर मुल्की पायलट है और उनको डॉलरों के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी। $38,000 बता रहे हैं एक पता नहीं $32,000 ऐसे कुछ ज़्यादा तनख्वाहें होंगी। तो ये अब जो पायलट्स हैं मरियम नवाज़ के, वो गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की क्यों है? जैसे ही इमरजेंसी होगी गैर मुल्की पायलट इनको लेके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट होगा तो सवाल होगा, जवाब होगा, दबाव भी होगा, बात बाहर भी निकलेगी। गैर मुल्की पायलट है तो कोई बात नहीं निकलेगी, फ़ौरन लेके फ्लाई करेगा। भागने की फुल तैयारी है इनकी। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ सारे मामला जो हसीना वाजिद के साथ हुआ। इनको आइडिया है कि इनको एक दिन भागना पड़ेगा पाकिस्तान से, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए। अब ज़रा कर्ज़ों वाले मामले पे आ जाएं कि अय्याशियाँ इनकी आप देख लें और कर्ज़े देख लें आप। हुकूमत का जो कर्ज़ा है वो 79,322 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया है। एक साल में पाकिस्तान ने कर्ज़े लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कर्ज़ों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक पूरे एक साल में जो मकामी कर्ज़े लिए हैं वो 5,734 अरब और बैरूनी कर्ज़े में 1,464 अरब रुपए का इजाफा किया। यानी टोटल जो कर्ज़ों के अंदर इन्होंने इजाफा किया है वो 7,000 अरब से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है। यानी 7,093 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है, जो पाकिस्तान का एक तारीखी रिकॉर्ड है। ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे। अच्छा, इतना कर्जा लेकर ये लगाते कहाँ पे हैं? यानी रोजाना का 20 अरब का कर्जा ले रहा पाकिस्तान। अगर इस हिसाब से आप देखें 365 दिनों में इन्होंने 7,000 अरब से ज्यादा का कर्जा ले लिया है। तो जितना कर्जा ये रोजाना ले रहे हैं वो लगा कहाँ रहे हैं? पैसा जा किधर रहा है? कौन सी चीज आप पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं? वो इतने पैसों में तो नया मुल्क बन जाता है, इतने पैसों में तो आवाम की किस्मत बदल जाती है। और आपने टके का काम नहीं किया अपने जहाज। ये पैसा कहीं जा रहा है, कहीं पे डंप हो रहा है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। और ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई आदमी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। ये जाके कभी अफगानिस्तान से लड़ पड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी लेकर आ जाते हैं, कभी अदालतों को कंट्रोल कर देते हैं। वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है ना, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक और चीज़ में फंस गया। कॉमनवेल्थ यानी दौलत मुश्तरका, पाकिस्तान उसका रुकन है और ये इमदाद भी देते हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे जो हैं उनके अंदर भी मदद करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इन्होंने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को तलब कर दिया आमराना तर्ज हुकूमत पर जवाब दो आकर। फौजी अदालतों के मामले पर, अदलिया की आज़ादी जो सलब की गई उस मामले पर, इजहार राय पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं इस मामले पर, कानून की हुक्मरानी और दौलत मुश्तरका के चार्टर में दर्ज दीगर उसूलों की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उस मामले पर, खसूसन जो हालिया आइनी तरामीम की गई हैं इन मामलात पर, सोशल मीडिया पे होने वाली गिरफ्तारियों पर, जबरी गुमशुदगियों पर और इमरान खान की मुसलसल कैद पर। डार साहब ने तो बहाना बना दिया कि जनाब ईरान की जंग लगी हुई, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जी पहले आप हमें खत लिखकर जवाब दें इन सारे सवालों का जो हमने आपको भिजवाया है। ये कर क्या सकते हैं? ये सरजनिश कर सकते हैं, तहकीकात करवा सकते हैं और पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये 2 मरतबा पाकिस्तान की रुकनीत पहले मुअत्तल हुई है। 1999 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था और उसके बाद 2007 में जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो पाकिस्तान की रुकनीत 2 मरतबा मुअत्तल हुई है। और अब कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की रुकनीत खतरे में पड़ सकती है अगर इन्होंने मुतमईन ना किया तो। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी हैं शर्ली बोचवे, इन्होंने ये लेटर लिखा। इन्होंने कहा जवाब दें, अब इसमें पाकिस्तान को और नुकसान क्या हो सकता है? इमदाद की बंदिश हो सकती है, तजारती पाबंदियाँ लग सकती है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक और मुसीबत में पाकिस्तान की हुकूमत फंस गई है अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि बात तो इन्होंने आना नहीं है। खौफ इनको सिर्फ ये है कि इमरान खान बाहर आ गया तो पता नहीं आसिम मुनीर साहब के साथ क्या करेगा। तो आसिम मुनीर साहब अपने खौफ के बुत को नहीं तोड़ रहे और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान का इदारा और पाकिस्तान की आवाम इतनी दूर चले गए हैं, इतनी बड़ी खलीज पैदा हो गई है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और ये सिर्फ एक शख्स की जिद और अना की वजह से हुआ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।